की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कंसेप्चुअल है और इस चैप्टर में माइनर क्लासेस में ही इतना डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। क्लास 11 में आता है, जेई में रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस में रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। ये सब चैप्टर जो है बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और कुछ बुक्स में तो इसके ऊपर मिसकंसेप्शन भी भरे पड़े। क्या है चैप्टर? बुऑन फोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बुऑन फोर्स। कुछ लोग बुऑन फोर्स का मतलब अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट नहीं है। बुऑन फोर्स इज नॉट अपथ्रस्ट, रिमेंबर। हाँ, कभी कभार ये अपथ्रस्ट जैसे बिहेव करता है, बट इट इज नॉट अपथ्रस्ट। दैट इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास के साथ। बड़े मजेदार क्लास है। लेट अस स्टार्ट विद whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid, fluid means something which can flow. It may be liquid, may be a gas. Whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid, the fluid exerts normal forces at every point on the surface of immersed solid। पहला स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी कोई सॉलिड को टोटली और पार्शियली इमर्स करेंगे किसी एक फ्लूइड में, चलिए मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक फ्लूइड कंटेनर है। लेट मी ड्रॉ ए फ्लूइड कंटेनिंग हियर। सपोज आई से हियर इज ए कंटेनर ऑफ फ्लूइड, मे बी सम लिक्विड इज केप्ट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हियर इज ए लिक्विड कंटेनर। चलो मानते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है कि कोई एक सॉलिड को हम ऐसे इमर्स किए हैं, इधर बांध दिए, इट इज बीन टाइड हियर। तो ये सॉलिड लिक्विड के साथ कांटेक्ट में तो है। At every point on the surface of solid, you will find the liquid will exert only normal force. Normal force means force perpendicular to the surface. Force perpendicular to the surface. हर जगह जो भी फोर्स आएगा, that will be normal to the surface of immersed solid. सर नॉर्मल क्यों होता है? ये ओब्लिक क्यों नहीं होता है? ऐसा टेढ़ा करके फोर्स क्यों नहीं देता? दैट इज बिकॉज कि फ्लूइड्स के केस में जो विस्कस फोर्स है वो बहुत ही कम है। आई मीन जो फ्रिक्शनल फोर्स है बहुत ही कम है। सोच लो कि ये बोर्ड जो है एब्सोल्युटली स्मूथ है। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं और पुश करते वक्त रेस्ट में हूं, जैसे ये फ्लूइड इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, एंटायर फ्लूइड एंड सॉलिड एवरीथिंग इज एट रेस्ट। मैं अगर इसको पुश कर रहा हूं और रेस्ट में हूं, सोचो तो अगर ये कोई एक स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, मैं अगर इसको ऐसे पुश करूंगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ओब्लिकली पुश करूंगा तो क्या होगा? ये फिसलने लगेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं पुश कर रहा हूं और फिसल नहीं रहा हूं। इसका मतलब मैं कैसे पुश कर रहा हूं? सीधे नॉर्मल टू द बोर्ड ही पुश करूंगा तो मैं नहीं फिसलूंगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल, इट अपीयर्स स्मॉल। जैसे भी हम किसी एक सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा है तो थोड़ा लिक्विड डाल देने से स्मूथ हो जाता है ना, तो ये स्मूथ हो गया। तो फ्लूइड हर पॉइंट में सिर्फ इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ही देता है, कोई ओब्लिक फोर्स नहीं दे पाता। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर हमको क्या फायदा? हम तो पढ़ने जा रहे थे क्या? हम तो पढ़ने जा रहे थे बुऑन फोर्स। तो बुऑन फोर्स से इसका क्या रिलेशन है? सारा फोर्स का बहुत सारा रिलेशन है भैया। ये जो सारे फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं
बहुत सारे फोर्स आ रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स? ये F1 F2 F3 F4 F5 ये सारा फोर्स है। ये सारा फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, एक्सक्यूज मी, अगर ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो कुछ फोर्स निकलेगा, है कि नहीं? कुछ फोर्स निकलेगा। दैट रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बुआंट फोर्स। सो व्हाट इज बुआंट फोर्स? द रिजल्टेंट ऑफ all such forces acting on the body is called buoyant force. Yes, ये बात हो गई, ये बुआंट फोर्स हो गया। तो बुआंट फोर्स क्या है? जब भी हम किसी एक सॉलिड को किसी एक फ्लूइड में डुबोएंगे, हर टोटली डुबाएं या पार्शियली डुबाएं, हर पॉइंट पे द फ्लूइड विल एक्सर्ट ए फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, और वो सारा नॉर्मल फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, कुछ फोर्स निकलेगा। जो भी फोर्स निकलेगा उसको हम कहेंगे बुआंट फोर्स। यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ गया। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज बुआंट फोर्स। लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इन पॉइंट नंबर 2 वी शैल सी हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बुआंट फोर्स। सिंपल सा है, कोई सॉलिड को किसी एक फ्लूइड के अंदर डुबाओ, उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे, ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा बुआंट फोर्स। अच्छा चलिए लेते हैं, क्या लेंगे? कैलकुलेशन ऑफ बुआंट फोर्स। अब ये जो बुआंट फोर्स है इसको हम B नाम से कहेंगे। ठीक है, लेट अस कॉल दिस बुआंट फोर्स एज B, क्योंकि इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है ना, थोड़ा इसको B ले लेते हैं तो हमें लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन ऑफ बुआंट फोर्स वी वांट टू सी। सपोजिंग हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड। जस्ट इमेजिन हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, और इसमें कुछ लिक्विड इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और मानते हैं कि हम इसके अंदर कोई एक सॉलिड को डुबोएंगे। सपोज दिस इज व्हाट इज द सॉलिड, द सॉलिड इज इंसर्टेड इनटू दिस लिक्विड। ओके, नाउ दिस सॉलिड इज बीइंग सस्पेंडेड बाय सम अरेंजमेंट हियर। चलिए मानते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये कैसा सेट का है? मान लो कि क्यूबिकल ब्लॉक है। सपोज दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, अगर हम क्यूबिकल ब्लॉक लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए क्यूबिकल ब्लॉक। समझने के लिए, क्यूबिकल ब्लॉक of side length L immersed into a liquid of density rho डेंसिटी के कोई एक लिक्विड के अंदर कोई क्यूबिकल ब्लॉक को हम डुबो दिए। जैसे डुबा दिए होगा क्या, ये जो लिक्विड है हर जगह जहां जहां पर कांटेक्ट में आता है फोर्स देने लगेगा। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड यू फाइंड फोर्सेस एक्टिंग लाइक दिस। हर जगह इधर से भी लगेगा, ऊपर से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा। ये सारा फोर्सेस ऐसे इसके ऊपर आने से लगे, आगे से भी लगेगा, पीछे से भी लगेगा, है ना, हर तरफ से फोर्स इसके ऊपर आने लगे हैं। अब पता चल गया, अगर कोई हमें पूछेगा कि here is some force, say the force here is F1, ठीक है, here is some force, net force, क्योंकि ये सारा फोर्स एक डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा F2, ऊपर से कुछ फोर्स होगा F3, नीचे से कुछ फोर्स होगा F4, हाँ, और आगे से भी कुछ फोर्स होगा, पीछे से भी कुछ फोर्स होगा, मतलब इधर से भी कुछ फोर्स होगा, उधर से भी कुछ फोर्स होगा। कोई अगर आपको पूछेगा
व्हाट इज F1, तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे व्हाट इज F1? वैसे निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आप लोग स्मार्ट हो तो मैं बता देता हूं कि F1 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया डेंसिटी रो, एस सोन लिख देते हैं तो काफी चीजें हल्का हो जाता है, डिटेल्स में लिखना नहीं पड़ता है। अच्छा, तो क्या हुआ, सपोज हम कहेंगे ये जो सॉलिड इसके अंदर डूबा हुआ है, कितना डेप्थ तक डूबा हुआ है, टू ए डेप्थ h। सपोज आपको पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑन द साइड, क्या फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया है? हाँ है, लेकिन ऐसे कब करते हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर है। क्या यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है, सब बराबर है? नहीं सर, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, when the pressure is not same at every point, what we go for mean pressure into area। नहीं, अगर कोई पूछेगा F1 क्या है, it is not in this context, extra। कोई अगर आपको पूछ लेगा कि what is to find F1, to find F1, ये हमारा डिराइवेशन में हिस्सा नहीं है, बस मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मुझे F1 पूछा गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का प्रेशर निकालूंगा, यहाँ का प्रेशर निकालूंगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा मीन प्रेशर। मीन प्रेशर मल्टीप्लाई टू दिस एरिया विल गिव यू दी फोर्स F1, है ना। तो हम कहेंगे F1 इज इक्वल टू मीन प्रेशर इंटू एरिया। मीन प्रेशर मतलब यहाँ का प्रेशर कितना है भैया, रो जी एच। नहीं, अच्छा, क्योंकि ये h डेप्थ में है, यहाँ का प्रेशर कितना है, ये h है, इसका साइड लेंथ l है, तो हम कहेंगे इट इज रो जी एच प्लस l। हाँ समझ में आया, ये समझ में आया, बाई 2 हो गया मीन प्रेशर। एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया फ्रॉम दिस साइड, इट्स ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ l, एरिया कितना होगा l स्क्वायर, तो ये हो गया F1। सिमिलरली अगर हम F2 निकालेंगे तो वो भी तो वही होगा, नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, जितना है F1 उतना ही है F2 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द लिक्विड। तो क्या आपको दिख रहा है कि F1 एंड F2 कैंसिल हो जाएंगे? यस, F1 एंड F2 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस होल थिंग इज इक्वल टू F2। ये हमें समझ में आ गया, जबकि हमारा डिराइवेशन का हिस्सा नहीं है। अगर आपको कहीं लिखना है डिराइवेशन तो ये पार्ट मत लिखना। हाँ, तो क्या समझ में आया, फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द फिगर वी कुड फॉलो F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, अगर मान लो कि सामने से फोर्स है से F5, पीछे से फोर्स है F6, क्या वो भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे? होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि इधर से कितना फोर्स आएगा, यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर बाई 2 इंटू दिस एरिया। पीछे से भी वही आएगा, दैट मींस सामने से जो फोर्स आएगा, पीछे से जो फोर्स आएगा, वो भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या नीचे से जो फोर्स आएगा, ऊपर से जो फोर्स आएगा, वो भी बराबर होंगे? क्या आपको लग रहा है नीचे से फोर्स ऊपर से फोर्स बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो हर जगह यहाँ पर एक प्रेशर है, यहाँ पर कुछ दूसरा प्रेशर है। So if you find the resultant of all these forces, मान लो सामने से आता हुआ फोर्स F5 है, पीछे से आता हुआ फोर्स F6 है, अगर सारा फोर्स को जोड़ेंगे कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे? F1 F2 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, F5 एंड F6 वो भी कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कौन? F3 एंड F4 का रिजल्टेंट, है कि नहीं? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम symmetry the forces on opposite side walls cancel out each other. Thus B, the Bond force, ये क्या है? ये क्या है? It is the net force. It is the net force due to fluid के चलते जो नेट फोर्स आ रहा है, वो नेट फोर्स कितना होगा? क्या आप इस एक्सप्रेशन की तरह से बता सकते हो? What will be the net force? Net force will be, yes, यही मुझे सुनना था, F3 minus F4 होगा कि F4 minus F3 होगा? F4 will be more,
F4 minus F3. So you say it is F4 minus F3. चलिए थोड़ा वैल्यू डाल देते हैं। ये जो F4 है ये क्या है? फोर्स फ्रॉम द बॉटम। फोर्स फ्रॉम द बॉटम मतलब यहां से जो फोर्स आ रहा है, यहां से फोर्स कितना आएगा? यहां का प्रेशर इनटू एरिया। क्या मुझे मीन प्रेशर लेना पड़ेगा? अरे नहीं, हर जगह प्रेशर बराबर है, इट इज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या है वो प्रेशर? रो जी इनटू दिस डेप्थ। अगर ये लेंथ हमें दिया गया है L है, तो ये पॉइंट कहां पे हो गया? H प्लस L में। सो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कितना फोर्स आएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया। प्रेशर एट द बॉटम क्या हो जाएगा? रो जी H प्लस L इनटू एरिया कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। अच्छा F3 कितना होगा? अगेन प्रेशर एट द टॉप इनटू एरिया। टॉप में क्या प्रेशर आएगा? ओनली रो जी H बिकॉज द टॉप सरफेस इज एट a depth h below the free surface of the liquid, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज रो जी H इंटू L स्क्वायर। अच्छा ये चीज हमें मालूम है। चलो वैल्यू डालते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये क्या हो गया? रो जी H प्लस L इंटू L स्क्वायर। रो जी H प्लस L होल इंटू L स्क्वायर माइनस रो जी H इंटू L स्क्वायर। थोड़ा सा मार्केट के लिए तो यहां पर आएगा रो जी H L स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूं रो जी L क्यूब, है ना? रो जी L स्क्वायर के साथ H, रो जी L स्क्वायर के साथ L माइनस रो जी H L स्क्वायर। हाँ यहाँ पे तो ये दोनों भाई साहब एक दूसरे को कैंसिल कर गए। देखिए क्या बच गया यहाँ पे? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज रो जी L क्यूब। यस। और F4 माइनस F3 किए थे, F4 माइनस F3 किए थे। F4 कैसे था? ऊपर की तरफ। F3 कैसे था? नीचे की तरफ। F4 F3 से बड़ा है, मतलब नेट फोर्स इज अपवर्ड अपवर्ड। इसी को देख के काफी लोग जो है बुआंट फोर्स को अपथ्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है सर, आप तो बोल देते कि हर जगह नहीं होता है भाई, रुको थोड़ा, हम आते हैं उस पोजीशन पे, आपको समझाएंगे। तो क्या हो गया? रो जी L क्यूब इज डायरेक्टेड अपवर्ड। तो ये हो गया बुआंट फोर्स का फॉर्मूला। तो व्हेनेवर द सॉलिड इज inserted into the fluid medium, the fluid will exert a force onto it। और अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो L क्यूब था, वो L क्यूब क्या था बताओ? L क्यूब is volume of the immersed solid। It was nothing but volume of the immersed solid। क्योंकि जो क्यूब था उसका वॉल्यूम कितना था? L into L into L, that is L cube। So it was volume of the immersed solid। I can write it as rho g v, where v is volume of immersed solid। समझ में आया क्या? तो क्या आप में से कोई मुझे इसका यूनिट क्या होगा बता सकता है? रो जी वी का यूनिट क्या होगा? अरे भाई इससे फोर्स मतलब न्यूटन या टाइम में होगा। यस यस यस। तो पता चल गया कि बुआंट फोर्स इज गिवन बाय रो जी वी। ठीक है, यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गया। अब इसको डिटेल्स में देखेंगे, इसके अंदर क्या चीजें छुपे हुए हैं। इतना आसान नहीं है जितना आसान और सिंपल दिख रहा है, थोड़ा जलेबी की तरह है। ठीक है, इसको डिटेल्स में समझते हैं वन बाय वन। फैक्ट्स रिलेटेड टू बुआंट फोर्स। Facts related to buoyant force. Point number 1. B is equal to rho g v। मैं इसको और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए लिखूंगा rho L g v।
VS, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रो L इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड, इमर्स्ड सॉलिड, जो सॉलिड को डुबाया गया है उसका वॉल्यूम। अच्छा ये बात है। पहला चीज है कि बॉन्ड फोर्स डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। ये तो हम देख लिए बॉन्ड फोर्स के बारे में। पहला चीज क्या देख लिए, पहला चीज को थोड़ा हम समझ लेंगे तो इसको बढ़िया रहेगा करने में। अच्छा ठीक है, पहला चीज क्या है, रो L G VS, ठीक है। बेहतर होगा कि इसको मैं पॉइंट नंबर 2 में लिखूं, पॉइंट नंबर 1 में कुछ दूसरा बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2 हो गया ये, और इसको यहां से उठा के ले लेते हैं हम दूसरे पेज पे। यस, हम पॉइंट नंबर 1 लिखना चाहते हैं। पहला चीज जो हम देखे वो क्या देखे बताओ, we see that the bond force is nothing but the resultant of all forces, normal forces exerted by the liquid on the immersed solid। तो पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है कि B is the resultant of all forces, all normal forces, all forces, rather all forces exerted by liquid on solid। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। आई टेक यू सम केसेस से, यहाँ पे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, here is a liquid container, here is some liquid inserted, is poured into this, and now supposing हम कहेंगे हमारे पास कोई एक छोटा सा बार है, ऐसा, ये जो बार है वो ऐसे रखा है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ये आगे सीधे। अब ये सॉलिड को इसके अंदर डुबाया गया है, अब पकड़ के रखो या फ्लोट कर रहा है या कैसे भी सोचो, इसको बांध के ऐसे रखें। अब ये जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्सेस दे रहे हैं। सपोज आई चेंज द केस, आई गो फॉर अनदर केस वेयर हियर इज ए लिक्विड कंटेनर एंड नाउ यू सी हियर the solid is not inserted from the top, rather it is inserted from the bottom। ऐसे इसके अंदर डाला गया है, नीचे से डाल दिया सॉलिड को, ठीक है। सॉलिड को इसके अंदर से डाल दिया गया है, ठीक है, यहां से डाल दिया गया। अब ये सॉलिड इसके अंदर घुसा हुआ है। तीसरा केस ले लीजिए कि सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए केस where the solid is inserted into this in this fashion, साइड से डाल दिए हैं। ये हर एक केस में हम देखना चाहते हैं कि हाउ इज द बॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड। इस केस में जो फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं और कुछ फोर्स ऐसे आ रहे हैं, क्या बता सकते हो B का डायरेक्शन कैसा है? हाउ इज B? These two forces will cancel out. This force is upward, so B is upward. Well, you can call it upthrust. B is the resultant of all normal forces acting. See here in this case, अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ पानी रखा हुआ है, आप कोई थर्मोकोल का कोई कॉर्क का बार को ऐसे आधा उसके अंदर डाल दिए, क्या आप जब छोड़ोगे ये कॉर्क को खींच के ले आएगा और ऊपर फ्लोट करेगा? अगर हम बॉन्ड फोर्स को अपथ्रस्ट सोचेंगे तो हो सकता है कि हम ऐसे सोचेंगे कॉर्क पानी में फ्लोट करता है, जैसे इसको डालोगे ये कॉर्क को पानी खींच के बाहर ले लेगा और ये ऊपर आके फ्लोट करेगा। नहीं, बॉन्ड फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस
exerted by the solid on the liquid। क्या बता सकते हो इस केस में बुआयांट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। सो ये अपथ्रस्ट कहना बहुत बड़ी गलती है। हाँ अपथ्रस्ट है कब? जब इसको ऊपर से डाले हैं या फिर कंप्लीटली डुबो दिए, पूरा इसके अंदर है। जैसे इस केस में भी तो कुछ फोर्स ऐसे आ रहा है, क्या बताओगे यहाँ पर बुआयांट फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? टू बी टुवर्ड्स राइट। यस। तो बुआयांट फोर्स अपथ्रस्ट कब होता है? बुआयांट फोर्स अपथ्रस्ट कब होता है? जब कोई सॉलिड को फ्रॉम दी टॉप सरफेस डुबाया गया या फिर कोई सॉलिड को कंप्लीटली किसी एक फ्लूइड के अंदर डुबाया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे बुआयांट फोर्स is not necessarily an upthrust। ठीक है ना? However, कब अपथ्रस्ट जैसे बिहेव करेगा? अगर हम कहेंगे ये है लिक्विड कंटेनर, इसके अंदर कोई सॉलिड को डुबोया गया है, ऐसा शेप का है, तो आप कहोगे बुआयांट फोर्स इज अपथ्रस्ट। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, इसके अंदर कोई सॉलिड को टोटली डुबाया गया है, किधर भी टच नहीं किया, अब बुआयांट फोर्स इज आल्सो अपथ्रस्ट। सोचो तो मैं आपको और एक केस देता हूं, आपका अपना दिमाग का इस्तेमाल करना और मुझे बताना कि अगर यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है और मैं क्या करता हूं, एक डंडे को क्या करता हूं, इसके अंदर पूरा ऐसे डाल देता हूं, डंडा पासिंग थ्रू वाटर एंड द बीकर। ये डंडा ऐसे रखा हुआ है, आपको सोच के बताना है कि इसके ऊपर जो बुआयांट फोर्स होगा वो अपथ्रस्ट होगा कि डाउनथ्रस्ट होगा कि साइडवाइज होगा, किधर को होगा? क्या बता सकते हो? बी क्या है इधर? कहीं नहीं होगा। सॉलिड लिक्विड के अंदर है, उसके बावजूद बुआयांट फोर्स कितना है भैया? बुआयांट फोर्स इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। कब बुआयांट फोर्स अपथ्रस्ट होता है, कब डाउनवर्ड्स होता है, कब साइडवाइज होता है, कब 0 होता है? Even when it is totally passing through this liquid container, you see buoyant force is 0, क्योंकि resultant of all these forces क्या हो गया? 0। क्या पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आया? चलिए चलते हैं अब नोट पॉइंट नंबर 2 में, जहां छोड़े थे। कहां छोड़े थे? B इक्वल टू रो एल जी वी एस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि B is independent of density of solid but depends on the density of liquid। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे मान लो 2 ब्लॉक है, दोनों क्यूबिकल ब्लॉक है, दोनों का वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है और इसका भी वॉल्यूम भी है, और एक दिया हुआ है ग्लास का और एक दिया हुआ है आयरन का, ये दोनों को इसके अंदर झुला के रखे हैं ऐसे, तो आप क्या कहोगे? दोनों का वॉल्यूम भी है, तो आप कहोगे वन फोर्स ऑन आयरन इज सेम एज वन फोर्स ऑन ग्लास। आप कहोगे सर आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। समझ में आया क्या? सो वन फोर्स इज looking to be same for both of them because it is independent of density of the solid। सॉलिड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, B इज इक्वल टू रो एल जी वी एस। तो आप क्या देख रहे हो? B डिपेंड्स ऑन G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है।
आप कोई एक प्लास्टिक बॉल को जिसमें हवा भरा हुआ है उसको पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करोगे तो पानी जबरदस्ती आपको ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा, आपको काफी ताकत लगाना पड़ेगा उसको डुबाने के लिए, because who is opposing? The buoyant force. Suppose we do the same experiment on moon. क्या हमको उतना ही ताकत लगाना पड़ेगा प्लास्टिक बॉल को डुबाने के लिए? नहीं, मून पे तो जी का वैल्यू कम है, मून पे जी का वैल्यू कम है, तो उतना ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको रोकने वाली या ऊपर ढकेलने वाली फोर्स काफी कम हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 1/6। और ऐसे सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए लिफ्ट एंड इनसाइड दिस लिफ्ट देयर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड। ये एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है। मान लो कि यहां से क्या हुआ है कि एक सॉलिड इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, सॉलिड इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। सॉलिड का दिया हुआ है कि जब ये फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ टेंशन है T, यहाँ पे कुछ टेंशन है T, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेंशन है T। अच्छा, टेंशन तो बाद में देख लेंगे, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बन जाएगा। पहले तो सोचो कि अगर ये लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ एन एक्सीलरेशन a इक्वल टू a0, तो आपको क्या लग रहा है? यू नो द प्रेशर इनसाइड विल चेंज, इसके अंदर जो प्रेशर था हर जगह बदल जाएगा, बिकॉज द लिफ्ट इज कमिंग डाउन। तो आप क्या कहोगे इस केस में अगर हम कहेंगे कि व्हाट इज द बुआयंट फोर्स, सपोज ये वॉल्यूम भी है, तो आप कहोगे बुआयंट फोर्स हियर 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 हियर, बुआयंट फोर्स विल बी इक्वल टू रो एल वी एस, वो तो रहेगा। जी के जगह क्या लिखेंगे? क्या इसका अपरेंट वेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? When something is coming down, pseudo force acts in the upward direction, mg minus ma हो जाता है, तो वेट बन जाता है g minus a, अपरेंट वैल्यू ऑफ g बन जाता है g minus a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? g minus a0। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस। और भी इंटरेस्टिंग है कि सपोज लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, पूरा फ्री फॉल है, लिफ्ट का थ्रेड टूट गया, उसका रोप टूट गया, अब लिफ्ट गिर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज g। व्हेन एक्सीलरेशन इज g, व्हाट इज द बुआयंट फोर्स? 0। मतलब इसमें इस पानी के अंदर अगर आप एक कोई प्लास्टिक बॉल को अंदर लेके अंदर छोड़ दोगे, क्या वो भाग के ऊपर आएगा? नहीं आएगा। Why? There is no buoyant force, है ना? तो आप क्या कहोगे? अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल ऑफ लिक्विड कंटेनर B इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम कहेंगे कोई एक बीकर है, इसमें कुछ पानी है और पानी में मैं एक छोटा सा पीस ऑफ थर्मोकोल को लेता हूं यहाँ पे और छोड़ देता हूं तो भाग के ऊपर आएगा। मैं छोड़ा नहीं, इसको पकड़ के रखा और सडनली क्या किया? बीकर को ऐसे पकड़ा, थर्मोकोल को ऐसे पकड़ा, दोनों को एक साथ छोड़ दिया। जब ये गिर रहा था, क्या ये आके ऊपर फ्लोट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज देयर वाज नो बुआयंट फोर्स टू लिफ्ट इट अप। आर यू गेटिंग? गिरते वक्त रास्ते में क्या मिलेगा? दिस कॉर्क पीस इज बिलो द लेवल ऑफ वाटर, इट इज नॉट फ्लोटिंग। हाँ, अगर बीकर को रोक देंगे ये कॉर्क पीस तुरंत ऊपर फ्लोट कर जाएगा, क्योंकि बुआयंट फोर्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू एक्शन। आर यू क्लियर? अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a0 एक्सीलरेशन में जाता तो बुआयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता? V इक्वल टू रो एल g प्लस a0 इंटू vs। अगर ये ऊपर की तरफ जाता अपरेंट वेट बढ़ जाता तो हो जाता g प्लस a0 इंटू vs। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? कि अगर कोई बॉडी, हम बात कर रहे हैं ऊपर जाएगा नीचे आएगा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो बुआयंट फोर्स होगा ये, अगर नीचे लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है तो बुआयंट फोर्स होगा 0, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है b एक्सीलरेशन में तो हो जाएगा रो एल g प्लस b इंटू vs।
अब बॉडी किधर मूव करेगा नहीं करेगा अलग बात है. बुआंट फोर्स इज नॉट द ओनली फोर्स व्हिच इज मूविंग द बॉडी. वेट इज आल्सो देयर. व्हेन दिस लिफ्ट इज मूविंग, वेट इज आल्सो चेंजिंग, है ना. सो डोंट बॉदर अबाउट द मूवमेंट ऑफ दिस. आई वांटेड टू नो व्हाट विल हैपन टू द बुआंट फोर्स. क्या समझ में आया? ठीक है. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पे बुआंट फोर्स के बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज. जब किसी एक सॉलिड को किसी एक लिक्विड में डुबोए तो बुआंट फोर्स आया. सपोज आई वांट टू सी ए केस. सपोज हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड. हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड. नाउ इन दिस लिक्विड कंटेनर देयर आर टू टाइप ऑफ लिक्विड्स. रो, से इट इज रो 1 एंड रो 2. और यहाँ पे मैं किसी एक सॉलिड को डुबो दिया. अब ये सॉलिड को ए से डुबा के रखा हूं. ठीक है. दिया है कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम? ये जो वॉल्यूम आपका दिया गया है, ये वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज, सपोज इट इज V1. और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया है, ये जो वॉल्यूम है, से दिस वॉल्यूम इज V2. तो हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द बुआंट फोर्स. देयर आर टू डिफरेंट लिक्विड्स. हो सकता है ना, पानी रखा हुआ, उसके ऊपर ऑयल डाल दी. ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड वाटर, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम है. तो हम क्या कहेंगे? फॉर ए सॉलिड immersed into different liquids, the net buoyant force is equal to sum of B due to each liquid. अब आपके मन में क्वेश्चन है, दैट मीन्स यहाँ पर बुआंट फोर्स विल बी B1 प्लस B2. मतलब ये लिक्विड के लिए, ये लिक्विड के लिए B1 क्या है? ρ1 V1 G. B2 क्या है? ρ2 V2 G. लेकिन आपको समझ में नहीं आया. ये मुझे समझ में आया. कैसे? आप तो सोच रहे हो कि बुआंट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. ये लिक्विड यहाँ पे कुछ फोर्स दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे दे रहा है. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल हो गए. क्या इस लिक्विड के लिए इसके ऊपर कुछ बुआंट फोर्स आ रहा है? नो सर. आ रहा है. कैसे सर, कैसे आ रहा है? ये दोनों तो कैंसिल करके. अरे सोचो, यहाँ पे जो प्रेशर है, क्या है वो प्रेशर? क्या ρ2 के लिए है कि ρ1 के लिए भी है? ये मतलब ये अपना वेट के चलते इधर से दबाने की कोशिश कर रहा है. ऊपर से दिखा रहा है कि देखो मैं कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है और ये नीचे से प्रेशर डाल रहा है. यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है? इट इज ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 करके यहाँ का प्रेशर निकालेंगे. The pressure here is contributed by both R1 and R2, sorry ρ1 and ρ2, है कि नहीं? ये दोनों फोर्स भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द लिक्विड्स. तो ध्यान रहे, when the solid is immersed into a number of fluids as shown, the resultant buoyant force is sum of buoyant force due to individual solids. क्या मेरी बात आपको समझ में आया? यस सर. यस. एडवांस कोर्स का मतलब ही हुआ ये कि जो जनरल मिसकंसेप्शन है उससे परे हम लोग सोचे और सारा चीज को प्रॉपरली सोचे. नहीं कि बुक में लिखा है बोल के रट्टा मार के सोचे. हर जगह हर चीज ये बुक में नहीं मिलेगा. टीचर्स विल आल्सो नॉट एक्सप्लेन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द बुआंट फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड. ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. हमें पता चल गया कि तो जो बुआंट फोर्स है वो क्या है? फॉर्मूला इट इज रो एल भी जी. भी क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड. तो कोई अगर सॉलिड को धीरे 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 हम अंदर डुबोने लगेंगे. जस्ट इमेजिन, सपोज हम कहेंगे दिस इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड. मैं क्या करता हूं, इसमें कोई सॉलिड को डुबाने की कोशिश कर रहा हूं.
चलो मानते हैं कि दिस इज व्हाट इज द सॉलिड आई वांट टू इंसर्ट। अब जैसे मैं ये सॉलिड को अंदर लूंगा, अब ये हवा में कोई बुआइंट फोर्स नहीं, धीरे से थोड़ा सा अंदर आया, क्या बुआइंट फोर्स कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है। मैं इसको पकड़ के रखा हूं और थोड़ा नीचे आया, क्या बुआइंट फोर्स उतना ही है? नहीं, बुआइंट फोर्स बढ़ रहा है। और नीचे आया, बुआइंट फोर्स और बढ़ रहा है, और नीचे आया, बुआइंट फोर्स और बढ़ रहा है, यहाँ पे आ गया, बुआइंट फोर्स मैक्सिमम हो गया। अब नीचे जाओ तो बुआइंट फोर्स बढ़ेगा क्या? नहीं, because when we slowly getting into this liquid, what you observe, Vs this Vs was gradually increasing and you see जैसे हम अंदर ले लिए Vs is constant, volume of solid immersed into the fluid is constant, it is no more changing. That means कम डेप्थ में ज्यादा बुआइंट, कम बुआइंट फोर्स, ज्यादा डेप्थ में ज्यादा बुआइंट फोर्स, ऐसा मिसकंसेप्शन मत निकाल लेना। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? फॉर ए कंप्लीटली इमर्स्ड बॉडी, कंप्लीटली इमर्स्ड बॉडी, जस्ट ए मिनट, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। हाँ, ये फॉर ए कंप्लीटली इमर्स्ड body, for a completely immersed body there is no further change in Vs by further dipping it. So B does not change with depth of liquid, with depth of liquid। ठीक है, ठीक है। जैसे आप अंदर अंदर जाओगे तो बुआइंट फोर्स बढ़ने वाला नहीं है। ये छोटा सा चीज समझ में आया। मैं क्यों ये सारी चीज बता रहा हूं बताओ? जब मैं आपको न्यूमेरिकल करूंगा ना, ये सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेंगे, तो यू मस्ट बी एबल टू फॉलो दिस फंडामेंटल थिंग्स। वहां पर कोई मिसकंसेप्शन या गड़बड़ ना हो जाना चाहिए, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 6। सर, यस सर जैसे वेव्स है ओशन में, और सर जब हम लोग कोई बॉडी को इमर्स करें तो फिर सर डिफरेंस आएगा सर? रुक जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट वेव्स व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, प्रेशर इज नॉट गिवन बाय rho gh, प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें, आप बात कर रहे हो वेव्स की, जिसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स में। तो कोई वेव आ रहा है या फिर वाटर मूवमेंट में है, फ्लो में है, उसमें बुआइंट फोर्स की कैलकुलेशन उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, वो कुछ दूसरा हो जाता है। वहां पर प्रेशर का ही कंसेप्ट अलग हो जाता है। आप जानते हो ना, हाइड्रोस्टैटिक्स में सेम लेवल में प्रेशर बराबर होता है, सेम लेवल में प्रेशर बराबर होता है। सोचो तो, किसी एक पाइप में पानी जा रहा है, ये एक पाइप है, इसमें पानी जा रहा है, इसको किसी एक टैंक से जोड़ दिए हो आप, ये टैंक से पानी निकल के यहाँ पे गिर रहा है। सोचो तो, the water is flowing like this, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन आप जानते हो कि लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है कि नहीं? अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो अगर यहाँ पर हर जगह प्रेशर बराबर है, हाउ कम दिस लिक्विड इज मूविंग? No, you'll see the pressure here is more, here is less. Even at the same horizontal level, pressure are different. Pressure का वो वाला फॉर्मूला काम में नहीं लगेगा। कौन सा वाला? rho gh वाला। समझ में आ रहा है? So when the fluid is at rest, you can apply all these fundamentals. We are talking about the chapter hydrostatics when the fluid is at rest. Okay. Now we see point number 6. अच्छा, ये जो चीज आया B इज इक्वल टू रो एल वी एस इंटू जी। अच्छा, ये जो वी एस है ये क्या है? इट इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक सॉलिड अगर किसी एक फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है,
पार्टली या फिर टोटली, जैसे ये सॉलिड, तो क्या हुआ, अगर ये सॉलिड नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पर पानी भर गया, लिक्विड भर गया होता, मतलब ये घुसने के कारण लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है, वहां से डिस्प्लेस कर दिया। जैसे इसको डुबाओगे आप देखोगे लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। तो कितना वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, जितने जगह वो खुद ऑक्युपाई किया है, कितने जगह वो खुद ऑक्युपाई किया है, Vs। सो Vs इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम है Vs, है ना। अच्छा, Vs is volume of liquid displaced, rho L is density of liquid, then what is rho L into S, rho L into Vs, density of liquid into volume of liquid is mass of liquid displaced, ये समझ में आ जाना चाहिए। So what does this term represent? It is the mass of liquid displaced, mass of liquid displaced। हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, अगर ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इनटू जी गिव्स यू व्हाट, इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इनटू जी गिव्स यू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो rho L Vs इनटू जी गिव्स यू व्हाट, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा ऐसा, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बॉन्ड फोर्स क्या है, व्हाट इज बॉन्ड फोर्स, हाँ बहुत सारा डेफिनेशन आ गया भाई इसका। क्या है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड, और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका वेट है कौन, बॉन्ड फोर्स। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड फोर्स हो जाएगा। We have understood this point now. That's a very important point. ठीक है, that's a very important point. Bond force is weight of liquid displaced. अब सोचो, अगर ये जो चीज झूल रहा है इसमें, इसको पकड़ के हम हवा में लटका के रखेंगे तो आई विल सेंस सम वेट ऑफ दिस प्लग। जैसे हम इसको लिक्विड में डुबा दिए, हमको उतना ही वेट लगेगा कि उससे ज्यादा लगेगा कि उससे कम लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। क्योंकि जो लिक्विड है वो उसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है विद द फोर्स कॉल्ड बॉन्ड फोर्स, तो वेट कुछ कम लगेगा। कितना कम लगेगा, जितना फोर्स लिक्विड दे रहा है। तो आई कैन कॉल बॉन्ड फोर्स आल्सो इज लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, इट इज सेम इज लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन हम लोग तो न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं, we have read Newton's law। क्या था न्यूटन्स लॉ, for every reaction there is an equal and opposite reaction। yes, अगर ये सारा का सारा लिक्विड मिलके इसके ऊपर की तरफ कुछ फोर्स दे रहे हैं B, तो what is the force exerted by the solid on the liquid? It is same as B। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, क्योंकि the liquid is exerting a force B in the upward direction। For every reaction there is an equal and opposite reaction, solid must be giving a force equal to B in the downward direction on the liquid। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? यस सर। यस, तो इसमें हमें क्या समझ में आया, द फोर्स exerted by solid on liquid is equal to and opposite to B, है ना। B का इक्वल ऑपोजिट है, मतलब डाउनवर्ड है, B अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग बलन से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है और उसमें लिंक दिया है W1।
यहाँ पे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, अब ये लिक्विड कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस व्हिच रीड्स W2। मैं ये पूरा चीज को नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं पूरा चीज को जब नीचे लाने की कोशिश करूंगा तो कैसे करने वाला हूँ, लेट मी चेंज द केस। हियर इज द सेम कंटेनर ऑफ लिक्विड जिसमें सेम लिक्विड है। अब मैं ये जो सॉलिड था इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा नीचे ले आया, तो क्या हो गया, अब ये सॉलिड यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। सपोज हम कहेंगे अब यहाँ पे ये रीड कर रहा है W3 और यहाँ पे रीड कर रहा है W4, ठीक है। तो पूछा गया है व्हाट इज W4। W4 क्या है, पहले आप बताइए, पहले ये बताइए कि इस केस में कौन ज्यादा है, W1 ज्यादा है कि W3 ज्यादा है, W1 ज्यादा है कि W3 ज्यादा है, W1 इज हाँ। तो क्या बताओगे, हियर पहला चीज जो समझ में आ रहा है, W1 is greater than W3 because there is some loss of weight। very good। now बताओ, अगर हमें पूछा गया what is the buoyant force in this case, तो आप क्या कहोगे in terms of the given data W1, W2, W3 ये सबको देख के क्या बता सकते हो, buoyant force क्या होगा, ये हल्का हो गया है भैया क्योंकि इसको ढकेला। यस 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 यस, W1 माइनस W3। समझ में आया क्या, यस। देखो बुआयंट फोर्स आ गया W1 माइनस W3। लेकिन सोचो जब ये इसके ऊपर कुछ फोर्स दिया, कितना फोर्स दिया, बुआयंट फोर्स दिया, कैसे दिया, अपवर्ड दिया, तो ये घट के बन गया W3। लेकिन जब लिक्विड इसके ऊपर B फोर्स दिया, ये लिक्विड के ऊपर कैसा फोर्स दिया होगा, तो आप क्या कहोगे, W4 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है, W4 is more than W2 है कि नहीं। अच्छा तो बताओ अगर ये बात है तो what is W4, it is पहले तो W2 था, in addition to that ये सॉलिड भी नीचे दबाने लगा है लिक्विड को, सॉलिड is pushing the liquid down with a force B, it will be W2 plus। क्या आपको समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes. yes। And what is B again, B is again W1 minus W3, so it is W2 plus W1 minus W3। क्या बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes yes। so this is what is the thing happening here, fine। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे कोई एक पहलवान आदमी ऐसे खड़ा था, ठीक है, ये पहलवान आदमी ऐसे खड़ा था और ये हुआ क्या है कि ये किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था, किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था जहाँ पे रीडिंग था W0। यहाँ पे वो क्या किया था, एक जिंदा मछली पकड़ के रखा था, जिंदा मछली, ठीक है, जान है इसमें, और दूसरी में क्या है, एक बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे पानी पकड़ के खड़ा था, एंड रीडिंग वाज W0। नाउ व्हाट ही डज, ये क्या किया, फिर वो क्या किया, वो सारा चीज को सोचा कि मछली तो जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में दे देंगे तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये क्या किया, उसको ये पानी को, मछली को निकाल के पानी के अंदर छोड़ दिया। क्या किया, मछली ला के इधर, अरे बहुत बड़ा मछली हो गया, बकेट में नहीं आ रहा है, ठीक है थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ तो पानी के अंदर होके छोटा दिख रहा है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है जितना बड़ा था हुई है। तो मछली को आप छोड़ दिया। आपको बताना है यहाँ पर पहले रीडिंग था W1, यहाँ पे अब रीडिंग हो गया है W2। बताना है W1 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है, व्हाट इज मोर, Equal to W2। सेम रहेगा। क्यों, मछली तो हल्का हो गया ना, पहले पूरा का पूरा वजन हाथ पे आ रहा था, अब पूरा वजन हाथ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मछली का वेट कम हो गया, लेकिन मछली को लिक्विड ऊपर पुश किया, मछली लिक्विड को नीचे पुश किया, है कि नहीं। तो आप कहोगे हियर W1 is equal to W2।
अब जानते हो ना वो आदमी कुछ सामान लेके गधे के साथ जा रहा था, हाँ, तो वो क्या किया, वो एक आदमी गधे के साथ गधे के ऊपर बैठ के इतना बड़ा एक गठरी लेके जा रहा था। कुछ लोग देखे, बोले कि अरे देखो कैसा इंसान है, इतना दुबला पतला सा गधा है और इतना बड़ा गठरी लेके खुद भी बैठा है, उसको भी रखा है, गधा को चला रहा है। फिर वो उतर गया, ठीक है। फिर क्या किया, वो क्या किया, बोला कि खाली गठरी को गधे के ऊपर रखते मैं पीछे पीछे चलता हूँ। गठरी को गधे के पीछे रख दिया और खुद चलने लगा पीछे पीछे। फिर कुछ लोग देखे उसको, अरे देखो कितने ये आगे जा रहा है एक गधा, पीछे जा रहा है दूसरा गधा। गधा है तो खुद को बैठना चाहिए, है ना। तो फिर वो खुद बैठ गया ऊपर जाके चढ़ के, बोला कि अभी रखेंगे सामने तो फिर लोग बोलेंगे गधा के ऊपर दोनों रखा है। वो क्या क्या, गठरी को उठा के अपनी सर पे रख दिया। क्या गधा का लोड कम हुआ? नो, सारा का सारा लोड तो उसके ऊपर अभी बरकरार है। फाइन, तो यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। क्या देखें हम लोग, इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हाँ, थोड़ी देर पहले ये पॉइंट देखें, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में देखना चाहते हैं, बी इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैं अरेंजमेंट लेता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां से कोई एक चीज ऐसे झूल रहा था, यहां पे कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड इसमें रखा हुआ था, और क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ यूं, कि यहाँ पे हुआ यूं है कि यहाँ से कोई एक नेक ऐसे निकला हुआ था। अब इसके अंदर लिक्विड एग्जैक्टली यहाँ तक भरा हुआ था। अब सोचो ये पूरा अरेंजमेंट को हम किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर रख दिए थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर रख दिए थे। ये रीडिंग कर रहा था W1, ये रीडिंग कर रहा था W2, और हुआ क्या, यहाँ पे कोई एक कंटेनर ऐसे रखा हुआ था, इसको भी एक वेइंग मशीन पे रख दिए थे, ये रीडिंग दे रहा था W3। ओके, दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। पान लिक्विड तो पूरा इस लेवल तक है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं ये सारा जो चीज है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, I want to immerse the solid into the liquid. Now let us see what will happen. मैं क्या किया, अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम अरेंजमेंट था इसका, ये वाला अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं इसको अंदर डुबाया, क्या इसका रीडिंग और W1 रहेगा? नहीं रहेगा W1। रीडिंग विल नो मोर बी W1, रीडिंग तो कुछ बदल जाएगा। हमें पता करना है कि सपोज नाउ द रीडिंग हियर बिकम्स W4। क्या यहाँ का रीडिंग यही रहेगा? सोचना है। मान लो कि यहाँ का रीडिंग हो गया W5, थोड़ा ध्यान से देखना, डोंट कंफ्यूज, ये हो गया W5। अब जैसे ये डूबा, इधर से कुछ लिक्विड बाहर आ जाएगा। जैसे कुछ लिक्विड बाहर आ गया तो हम कहेंगे अब यहाँ पे ये और रीडिंग W3 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिक्विड आ गया है, उसका रीडिंग हो जाएगा W6, और कुछ लिक्विड तो यहाँ पे भी आ गया है। Now the situation has changed. Case 1, case 2, दोनों केस को ध्यान से देखिए। दोनों केस में डाटा बदल गया, W1, W2, W3 था, W4, W5, W6 हो गया। अब आपको बारी बारी से बता, तो यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है। W1, W2, W3 was the configuration. Now the system has changed. W4, W5, W6. पहले आप मुझे एक एक करके बताना, सारा चीज को ध्यान से देखो। मैं कुछ टिपिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, आपको बताना है कि क्या होगा हर एक का वैल्यू। चलिए, ये फिगर आपके सामने है। मैं जानना चाहता हूँ पहला पॉइंट में W1 ज्यादा है कि W4 ज्यादा है? W1 is more than W4, ये W1 ज्यादा है। अच्छा, कोई पूछेगा इन टर्म्स ऑफ W1 बताओ B कितना है, तो आप क्या कहोगे? इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W4 क्या B कितना है बता सकते हो? देखो सबको समझ में आ रहा है। बीट नंबर 3,
बीट नंबर 3 में पूछा है W2 ज्यादा है कि W5 ज्यादा है? हुआ यूं, अगर मैं ये लिक्विड को बाहर निकलने नहीं देता, ये जो नेक है यहाँ से इसको बंद कर देता, तो फिर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो उसके अंदर ही रहता, तो वेट बढ़ जाता, कितना? W2 प्लस B हो जाता। लेकिन B वेट का लिक्विड तो निकल गया है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अगर ये लिक्विड को हम बाहर निकलने नहीं देते इधर से, तो क्या होता? ये लिक्विड का लेवल थोड़ा चढ़ जाता, डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी इसके अंदर रह जाता, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो जाता B। अब ये रीडिंग क्या हो जाता? W2 प्लस B। लेकिन डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो डिस्प्लेस ही हो गया पूरा बाहर, ये पूरा बाहर ही निकल गया। मतलब ये W2 रहेगा कि बदल जाएगा? इट विल रिमेन सेम, जो था वो ही रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। अब ये जो आपका W3 था ये W6 है। अब बताओ W3 ज्यादा है कि W6 ज्यादा है? W6 इज मोर। अच्छा, तो क्या बता सकते हो W6 इज इक्वल टू W6 W3? हाँ कहेंगे W6 और W। दैट इज व्हाट क्या हुआ? ये जो लिक्विड यहाँ पर आया है वो कहाँ से डिस्प्लेस हुआ? यहाँ से डिस्प्लेस हुआ। कितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस करता है? जितना बॉन्ड फोर्स है। मतलब द लिक्विड हियर इज इक्वल टू द बॉन्ड फोर्स। The weight of the liquid here is equal to the bond force. So W6 is W3 plus bond force. मतलब हमें bond force का दूसरा फॉर्मूला सामने आया। Bond force is also coming as W6 minus W3. Bond force के लिए एक फॉर्मूला हम पहले देखे थे from the data. We see the दूसरा फॉर्मूला here, and if you want to express one in terms of the other, you want to write W6 कितना होगा, तो आप कहोगे B के जगह ये वैल्यू डाल दो। अगर कोई पूछेगा अल्टीमेटली बताओ what is W6, आप कहोगे W6 is equal to B plus W3। B कितना? B is W1 minus W4, so it is W1 minus W4 plus W3। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, बात हुआ ये, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड फोर्स। इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास को मैं सारा वैरायटी का न्यूमेरिकल बना के रखूंगा और आप लोग आओगे तो विल एंजॉय ऑल टुगेदर, ठीक है ना। चलिए, यहाँ का मैं वीडियो अभी आपको भेज दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. वेलकम। Thank you.